Good evening, class. Let's continue with the rest part of sterilization, that is radiation sterilization. Okay. So in radiation sterilization, two type of radiations are used for performing the sterilization process. The first one is the ionizing and second one is the non-ionizing. Okay. So ionizing radiation means these are the radiation when strike on an object cause आयोनाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, आयोनाइजेशन मीन्स होता है इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन एटम प्रोड्यूस और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो टू टाइप के रेडिएशन यूज किए जाते हैं रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में. पहला है आयोनाइजिंग और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग. आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो क्या करती हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती हैं देन आयोनाइजेशन प्रोसेस कॉज करती हैं. आयोनाइजेशन मीन्स होता है इट इज अ प्रोसेस बाय विच जो एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. ठीक है, तो मेनली जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है जो यूज किए जाते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, एग्जाम्पल है गामा रेडिएशन, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन. दीज आर द रेडिएशंस दैट कॉजिंग आयोनाइजेशन रेडिएशन. ठीक है, कॉजिंग आयोनाइजेशन प्रोसेस. ठीक है. Second is the non-ionizing radiations. Non-ionizing radiation means होता है these are the radiations that having a low energy. ठीक है, low energy होने की वजह से क्या होता है, it is not having a sufficient energy to remove an electron from the atom. ठीक है, तो जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं उनके पास एनर्जी होती है पर उसका जो लेवल होता है वो लो होता है. ठीक है, उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकें. ठीक है, तो मेनली जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं इन रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में, एग्जांपल है इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. ठीक है, in this slide we discuss about the mechanism of ionizing radiation. जो ionizing radiations है mainly वो क्या करती हैं, when ionizing radiations collide with the particle they produce free radical electrons such as hydroxy radical और electrons. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके फ्री रेडिकल की तरह काम करते हैं. ये जो फ्री रेडिकल्स हैं they having a capability of breaking or degrading the DNA or protein molecule. ठीक है, तो मेनली जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जब उन्हें यूज किया जाता है एज अ स्टेरिलाइजेशन पर्पस, ये क्या करती हैं, जिस भी सैंपल का स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म करना है बाय यूजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये क्या करती हैं, रेडिएशंस जब जाके ऑब्जेक्ट पे या सैंपल पे स्ट्राइक करती हैं तो वहां जाने के बाद अगर उस प्रोडक्ट पे या सैंपल पे अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है तो अगर उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसका क्या करेंगी, आयोनाइजेशन करेंगी. आयोनाइजेशन करने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और कई बार फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं. ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं या प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसे ब्रेक कर देते हैं. So due to the change in the protein structure or any alteration in the DNA molecule cause the death of the microorganism. Clear हो गया है फर्स्ट मैकेनिज्म बेटा, Yes, क्लियर हो ma'am. गया है. ठीक है, advantage, disadvantage and uses of ionizing radiation. Advantage, these radiation having a high penetration power. Due to high penetration power they easily penetrate the fully sealed and final packaging, so properly sterilization is performed. Rapidity of action is fast and efforts मिल जाते हैं easily. Temperature is not raised during this sterilization process and it is compatible with the temperature sensitive material. ठीक है, जितने भी आपके टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके सिरिंजेस होती हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं. तो अगर आप आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए तो आप मेनली जो टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल हैं उनके लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं.
ठीक है। दैट्स वाई जो आयनाइजेशन रेडिएशन होता है इसे हम कोल्ड मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जब इस स्लाइडेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है हीट जनरेट नहीं होती है। ठीक है। Flexibility can sterilize product from any phases, for example gases, liquid or solid material. तो बाय यूजिंग आयनाइजेशन रेडिएशन आप किसी भी फेज के मटेरियल को स्टेलाइज कर सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज जो आयनाइजिंग रेडिएशन होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है व्हेन वी यूज द गामा रेडिएशन, और जो गामा रेडिएशन है इनकी हैंडलिंग एंड डिस्पोजल इज नॉट इजी। ठीक है। तो जो भी पर्सन इसे कंडक्ट करता है स्टेलाइजेशन प्रोसेस को बाय यूजिंग द आयनाइजेशन रेडिएशन, उसको प्रॉपर हैंडलिंग पता होनी चाहिए कि जो भी गामा रेडिएशन को हैंडल कर रहा है पर्सन उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ डिस्पोज द रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है। Third, it is not compatible with the all material, sometimes cause breaking down of the packing material. For example, polyvinyl chloride, acetal or PTFE material. These are the material that are not compatible with the ionizing radiation. ठीक है। So these are the advantages and disadvantages of ionizing radiation. Last is the uses of ionizing radiation. So by using ionizing radiation, we perform the sterilization of plastic, syringes, diffusion sets, and gloves, adhesive dressing, bone, tissue craft, antibiotic, hormone. Sometimes irradiation of food is also performed by using the ionizing radiation. ठीक है। So this is all about the ionizing radiation. क्लियर हो गया बेटा सबको? यस मैम। मैम पूजा ज्वाइन करने की कर रहे हैं मैम, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए उसको। ओके। अभी जो स्लाइड्स बताई हैं ये क्लियर हो गई हैं? ठीक है। सो नेक्स्ट इज द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन जिनके पास लो एनर्जी होती है, ये आयनाइजेशन प्रोसेस कॉज नहीं करती हैं। ठीक है। बट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आर क्वाइट लीथल। लीथल मीन्स होता है ऐसा कोई भी रेडिएशन या कोई भी सब्सटेंस जिसके पास कैपेबिलिटी होती है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैविंग लो एनर्जी but they are lethal. ठीक है। they do not penetrate the glass, dirt, films, water. that's why they are used as a disinfectant. ठीक है। तो जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होता है मेनली ये क्या करते हैं, इनके लो एनर्जी होने की वजह से इनको हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट्स आर द एजेंट दैट आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द नॉन लिविंग सरफेस एरिया। ठीक है। तो अगर नॉन लिविंग सरफेस एरिया मतलब जैसे टेबल है या वर्किंग प्लेस है, अगर वहां की अगर आपको क्लीनिंग परफॉर्म करनी है तो बाय नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के आप कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉन आयनिंग आयनाइजेशन रेडिएशन क्या करते हैं, उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है सरफेस पे इतना कम कर देते हैं कि वो कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स दैट कम अंडर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस आर यूवी रेज, इंफ्रारेड। ठीक है। क्लियर हो गया है बेटा? मैम एक बार ठीक और है। रिपीट कर दीजिए। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन मतलब ऐसी रेडिएशन जिसमें कोई भी आयोनाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है। आयोनाइजेशन मीन्स होता है अगर आप किसी भी एटम पे कोई रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। ठीक है। तो जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते हैं, कोई भी आयनाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है। लेकिन इन रेडिएशंस के पास इतना सफिशिएंट कैपेसिटी होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होता है उनका पर्पस अलग हो जाता है। इन्हें हम यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट आपके ऐसे एजेंट्स होते हैं जो यूज करते हैं ऐसे सरफेस एरिया पे जो नॉन लिविंग होता है। ठीक है। तो नॉन लिविंग सरफेस पे अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है या जो एरिया अगर आपको उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाना है
तो हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म है दैट इज यूज बाय द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज दैट देयर आर मैनी सेलुलर मटेरियल दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड आपके डीएनए आरएनएस होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, जब भी कोई यूवी रेडिएशंस किया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Ma'am, Seema Didi is requesting for joining the meeting. बेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। Okay. एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो क्या होता है, जब यूवी रेडिएशंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डाली जाती हैं तो जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है इनसाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है, जो टू न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है, जो थाइमीन होता है, जो आपके डीएनए आरएनएस होते हैं उसमें थाइमीन एडेनिन ये आपके बेसिस प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर? यस मैम। एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, सिस्टीन, 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो जो डीएनए है वहां पे जो थाइमीन होता है वो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है थाइमीन बेस के साथ। ठीक है, लेकिन जब अल्ट्रावायलेट रेस एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होता है, जो दो डीएनएस होते हैं उनके जो थाइमीन्स होते हैं वो थाइमीन एडेनिन का जो बॉन्डिंग होता है वो ब्रेक हो जाता है। उसकी जगह क्या होता है, थाइमीन थाइमीन में बॉन्डिंग हो जाती है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है दो थाइमीन स्ट्रक्चर के बीच में। ठीक है, ड्यू टू दिस थाइमीन डाइमर इज फॉर्म। ठीक है, तो थाइमीन डाइमर फॉर्म होने की वजह से जो डीएनए है उसका प्रोसेस अफेक्ट होता है। ठीक है, एंड रिजल्टिंग इन द इनहिबिशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो फाइनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? चलिए, यूजेस ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। Ultraviolet radiation is used for disinfecting enclosed areas such as bacterial laboratory, nurseries, inoculation hoods, laminar flow, ऑपरेशन थिएटर्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जितने भी एरियाज हैं ये आपके नॉन लिविंग एरियाज हैं। यहाँ पे एज अ डिसइंफेक्टेंट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज किया जाता है। ठीक है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस मेनली क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होता है एंड फाइनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। दोनों मैकेनिज्म क्लियर हो गई है बेटा? आप लोग के बुक में मैकेनिज्म को क्लियरली मेंशन नहीं किया है इसलिए पूछ रही हूँ। रिपीट कर दीजिए बेटा कौन सा मैकेनिज्म रिपीट करना है? मैंने सेलुलर मटेरियल इंक्लूडिंग न्यूक्लिक एसिड। सेलुलर। चलिए, थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो डीएनए आपका जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एडेनिन वाला जो बेस होता है वो थाइमिन के साथ ज्वाइन होता है बाय यूजिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से जो सिस्टीन का मॉलिक्यूल, जो सिस्टीन बेस होता है, साइटोसिन के साथ अटैच होता है बाय ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है बेसिस की। तो जो आपका डीएनए स्ट्रक्चर है इसी तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट थिंग समझ में आ गई बेटा? यस मैम। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ये दो चीजें होती हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट के साथ मिलके बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं एंड शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो शुगर मॉलिक्यूल दो कौन कौन से होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। यस मैम। एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेनली क्या होता है यहाँ पे, जो मेनली आप इतना समझ लीजिए,
जो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग होती है थाइमीन एंड एडेनिन के बीच में, वो ब्रेक होके क्या हो जाता है, दो थाइमीन मॉलिक्यूल के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल बॉन्डिंग होती है वो चेंज होके अब क्या हो गई है, थाइमीन थाइमीन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से थाइमीन डाइमर की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फाइनली ये क्या हो रहा है, एक म्यूटेशन हो रहा है। तो अगर किसी भी डीएनए में कोई म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो फाइनली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब एडेनिन थाइमीन की ब्रेकिंग हो जाएगी बॉन्ड की, उसकी जगह थाइमीन थाइमीन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो क्या होगा, फाइनली जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा एंड इट लीड्स टू म्यूटेशन एंड कॉज द डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जी मैम। एक काम करिए, इतना मैंने आपको समझा दिया, एक बार आप लोग अपनी बायोकेमिस्ट्री की बुक खोलिएगा, उसमें एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर देखिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो कल मैं क्लास में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। यस मैम। बेटा सबको सुनाई दे गया है? Yes, ma'am. चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ड्यू टू यूवी लाइट एंड रेडिएशन, इट पेनिट्रेट एंड कॉज डैमेज ऑफ द स्किन एंड आईज, ठीक है। समटाइम कैटरेक्ट प्रॉब्लम इज अकर, ओके। डज नॉट पेनिट्रेट पेपर ग्लास एंड क्लॉथ, ये एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो यूवी लाइट्स होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन इज द केमिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन मीन्स ऐसा स्टरलाइजेशन that is performed by using chemical, ठीक है। There are two type of chemicals are used for performing the sterilization process. First is the gaseous, in which gases are used for performing the sterilization process, and second is the liquid sterilization, in which liquid agents are used for sterilization, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन किए हुए हैं। इन केस ऑफ गैसेस, मेनली जो गैसेस यूज की जा रही हैं दे आर इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड स्टरलाइजेशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड, हाइपोक्लोराइड, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो केमिकल स्टरलाइजेशन में आते हैं, ठीक है। ये स्लाइड क्लियर हो गई? Yes, ma'am. चलिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गैसियस मेथड से। तो मेनली द केमिकल रिएक्टिव गैसेस दैट आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द केमिकल स्टरलाइजेशन आर फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। मेनली ये दो गैसेस यूज किए जाते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म है बाय विच गैसियस, जो गैसेस होती हैं दैट परफॉर्म स्टरलाइजेशन प्रोसेस, इज दैट दे कॉज एल्कलाइजेशन ऑफ द सल्फाहाइड्रल ग्रुप, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जो सिस्टीन एमिनो एसिड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो अगर सिस्टीन के सल्फाहाइड्रल ग्रुप में अगर चेंजेस आ जाएगा तो फाइनली क्या होता है, जो बैक्टीरिया का प्रोटीन होता है वो अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्काइलेशन ऑफ द सल्फाहाइड्रल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, carboxylate group of the protein, ठीक है। These are the groups that are present in the protein molecule and amino group of the nucleic acid, ठीक है। इन ग्रुप का एल्काइलेशन होने की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं प्रोटीन के वो क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे। ड्यू टू द अल्टरेशन जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटीन में अगर कोई चेंज आ जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस कॉज नहीं हो पाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया को एनर्जी नहीं मिलेगी और बाकी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं होंगे, तो फाइनली क्या होगी, जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हो गया है मैकेनिज्म? चलिए, so in chemical sterilization the first gas is the ethylene oxide. Ethylene oxide is a colorless poisonous gas having a it is used for the low temperature sterilization
and ethylene oxide cause disruption or there is a change in the DNA of the microorganism which prevent them from reproducing. ठीक है, यहाँ पे जो इथाइलिन ऑक्साइड होता है वो डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. ठीक है. एडवांटेज ऑफ द इथाइलिन ऑक्साइड: लो टेम्परेचर, हाई एफिकेसी, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग रेजिस्टेंट स्पोर्स. मतलब जो इथाइलिन ऑक्साइड होता है वो बैक्टीरिया के वेजिटेटिव फॉर्म एज वेल एज स्पोर फॉर्म, दोनों फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल होता है. ठीक है. थर्ड एडवांटेज, लास्ट स्टेलाइजेशन वॉल्यूम कैपेसिटी. मतलब जो स्टेलाइजेशन अगर आप किसी सैंपल का कर रहे हैं और उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी ज्यादा है तो इथाइलिन ऑक्साइड इज अ इफेक्टिव मेथड. ठीक है. It is non-corrosive to the plastic, metal and rubber material. ठीक है. Next is the disadvantage: excessively long cycle, flammable, carcinogenic to the humans and required special room and condition and safety requirements. ठीक है. Next is the formaldehyde. Formaldehyde in alcohol solution used as a disinfectant and it is used for the disinfection of the instrument. ठीक है. तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो होती है इट इज हाईली टॉक्सिक एंड इरिटेंट गैस. इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया, फंजाई एंड मैनी वायरस. ठीक. It is used in the concentration of 2 to 3% in the solution form and it is used for spraying room, wall and furniture. जो आपके फॉर्मल्डिहाइड्स होते हैं उनको जनरली सॉल्यूशन फॉर्म में यूज किया जाता है फॉर स्प्रेइंग एनी रूम, वॉल एंड फर्नीचर फॉर स्टेलाइजेशन. ठीक है. फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड एट हाई टेम्परेचर. जो फॉर्मल्डिहाइड गैस होता है अगर आप उसे हाई टेम्परेचर में भी यूज करते हैं या हाई ह्यूमिडिटी पे यूज करते हैं तो ये अपना स्टेलाइजेशन प्रोसेस इफेक्टिवली कंडक्ट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्टेलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट्स में जो आपके लिक्विड केमिकल्स थे जो यूज किए जा रहे थे, जैसे यहाँ पे जो बताए थे, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड, हाइपोक्लोराइड, ये जो आपके जितने भी आते हैं इन्हें हम डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में फिट करते हैं. ठीक है. फिनॉल, अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोराइड, these are used as a disinfectant for sterilization of the surface that are used for the aseptic work. ठीक है. They kill microorganism by denature the protein structure. ठीक है. यहाँ पे पूरा मेंशन किया है जो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट. ठीक है. जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, आयोडीन है. हैलोजन में मेनली जो यूज किए जाते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट दे आर आयोडीन, क्लोरीन. ठीक है. तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए. ठीक है. ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सब केमिकल स्टेलाइजेशन के अंदर आती है. ठीक है. क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया है? बेटा क्लियर हुआ है? कुछ आवाज दीजिए, कुछ बताइए. मैम धीरे धीरे क्लियर करेंगे. चलिए एक बार ये स्लाइड्स मैंने भेज दिए आप लोगों को, ये आप पढ़ लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा जहां पे कंफ्यूजन है. ठीक है. फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन मतलब ऐसा स्टेलाइजेशन जिसे हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज करके परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. फिल्ट्रेशन मेथड आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, किसी भी सैंपल को, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर कोई भी नॉर्मल फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्टर, अगर आपको किसी भी लिक्विड को और सॉलिड को सेपरेट करना होता है तो कैसे करते हैं, नीचे फनल लगाते हैं, ऊपर नीचे आपका बीकर होता है उसके ऊपर फनल लगाते हैं, उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाते हैं और फिल्टर पेपर से सैंपल को पास करते हैं. बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर क्या होता है, जो सॉलिड है एंड जो लिक्विड है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है. ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है कुछ? मैम ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम चीज की जाती है फिल्ट्रेशन मेथड में. यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए साइड में एक मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड की हुई है. अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे एक आपका फ्लास्क लगा हुआ है, उसके ऊपर एक होल्डिंग क्लैप है जो जो फिल्टर मीडियम है उसे होल्ड करने में हेल्प करता है. ठीक है.
ऊपर आपका जो फनल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस भी सैंपल का स्टेलाइजेशन परफॉर्म करना है उसको डाला जाएगा। डालने के बाद क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से ऊपर एंड नीचे एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है। प्रेशर डिफरेंस जनरेट होने की वजह से क्या होता है, जो लिक्विड ऊपर डाला जा रहा है वो धीरे धीरे नीचे थ्रू फिल्टर मीडियम पास होता है। तो जो फिल्टर मीडियम है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल करता है। जो फिल्टर मीडियम है वो जो बैक्टीरियाज है उसे क्या करेगा, सेपरेट करेगा जो भी सैंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम थिंग की जाती है। तो इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस डज नॉट डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इट रिमूव्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लाइन क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। filtration process is used for both clarification and sterilization of liquid and gases, ठीक है, and it is capable of preventing the passage of both viable and non viable particles, ठीक है। viable means होता है लिविंग या नॉन लिविंग, दोनों टाइप के पार्टिकल्स को प्रिवेंट करता है, ताकि जो भी फिल्टर जो भी आपका सैंपल है जो पास हो रहा है फिल्टर मीडियम से, वो जो फिल्ट्रेट है उसमें ना जा पाए, ठीक है। The major mechanism that is used in the filtration sterilizations are sieving, adsorption and trapping within the matrix of the filter material, ठीक है। एग्जाम्पल इज द HEPA फिल्टर्स, ठीक है। जो HEPA फिल्टर्स होते हैं वो आपके हाई एफिशिएंसी फिल्टर्स होते हैं। ये फिल्टर जनरली क्या करते हैं, जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसे रोक लेते हैं, उसे अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कभी अगर कहीं बाहर गए होंगे, जब आप किसी जगह पे एंट्री करते हैं, जैसे आप लोगों ने मॉल्स में देखा होगा, जब आप एंट्री करते हो तो एंट्री पे जस्ट ऊपर एक बहुत बड़ा सा फैन लगा रहता है, देखा है? यस मैम। ठीक है। तो वो जो फिल्टर्स होते हैं वो हैपा फिल्टर की तरह ही काम करते हैं। वो फिल्टर क्या करते हैं, अगर आप कभी ध्यान दोगे तो वो जो फिल्टर्स होते हैं, जो एयर वहां से जो निकलती है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। मतलब जो फिल्टर्स जो ऊपर जस्ट डोर के ऊपर लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं, बाहर की गंदगी को अंदर आने नहीं देते हैं, ठीक है। ये जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से करते हैं। मतलब अंदर का जो प्रेशर होता है एंड बाहर का जो प्रेशर होता है, उनकी डिफरेंस के बेसिस में जो एंट्री है डस्ट की उसे वो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। Type of filters that are used in the filtration sterilization: candle filter, asbestos filter, sintered glass filter, membrane filters, ठीक है। candle filter we already discussed in the filtration process or filtration chapter, याद है आप लोगों को? बेटा याद है, कैंडल फिल्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ याद आ रहा है? सिंटर्ड हम ये भी पढ़ चुके हैं, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर पढ़ चुके हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर भी पढ़ चुके हैं। मैम मेम्ब्रेन तो याद है। चलिए, मेम्ब्रेन फिल्टर मींस होता है, अगर आप इसका एक पिक्चर देखोगे, साइड में एक ब्लू कलर का पिक्चर है, उसमें देखिएगा व्हाइट कलर के पेपर टाइप के सर्किल पेपर्स रखे हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं? जी मैम। ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसे जस्ट जो फ्लास होता है और जो ऊपर का फनेल होता है, इन दोनों के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज ईस्टर्स और अदर पॉलीमर्स and they having a pore size in the range of 0.01 to 10 micrometer in diameter, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं इनको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पोर साइज, ठीक है। जितने भी फिल्टर्स होते हैं उनमें पोर साइज अलग अलग होता है। अकॉर्डिंग टू दी पोर साइज इनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप कैंडल फिल्टर देखोगे, कैंडल फिल्टर का अगर शेप अगर देखेंगे, कैंडल शेप का है, ठीक है, इसीलिए एक कैंडल फिल्टर बोला गया है। एंड कैंडल फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ पोर्सिन और गैसल कुअर, ठीक है।
एस्बेस्टॉस फिल्टर अगर आप देखोगे तो ये जो फिल्टर्स होते हैं ये एस्बेस्टॉस मटेरियल से बने होते हैं और इनका जो रेंज होता है 0.01 to 5 माइक्रॉन्स में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंटेड ग्लास फिल्टर। जो सिंटेड ग्लास फिल्टर्स होते हैं इनकी जो अगर ध्यान से देखेंगे, इसका अगर आप पिक्चर देखोगे बीच में एक वाइट वाइट नजर आ रहा है, दिख रहा है बेटा? एक वाइट सा पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा, दिख रहा है? Yes, ma'am. ये जो वाइट पार्ट है यही एक्चुअल आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है। ये आपका फिल्टर मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। और ये जो मीडियम होता है ये पूरा फ्यूज होता है फनेल के साथ, इसे आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स होते हैं दे आर मेड अप फ्रॉम दी ग्लास के जो पाउडर्स होते हैं उनको फ्यूज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्यूजन। ये क्या करते हैं, जो ग्लास हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं एंड देन सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फनेल और इसके अंदर जो व्हाइट पार्ट है जो फिल्टर मीडियम है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहता है, उसे आप डिटैच नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर मींस जो फिल्टर होते हैं वो मेम्ब्रेन शेप के होते हैं, जैसे आपका लैब में जो आप लोग यूज करते हैं वो पेपर, वॉटमैन पेपर, जो फिल्टर मीडियम आप लोग यूज करते हैं, सेम ऐसे ये मेम्ब्रेन फिल्टर भी होता है। इसे क्या करते हैं, जब भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म करना होता है तो इसे हम प्लेस करते हैं बिटवीन दी फ्लास्क और जो ऊपर का फनेल होता है इन दोनों के बीच में फिट करते हैं, ठीक है। एंड जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं दे हैविंग अ पोर साइज फ्रॉम 0.01 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? बेटा क्लियर हुआ? देखिए फिल्ट्रेशन मेथड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप लोग जब चाय छानने के लिए छन्नी यूज करते हैं, Yes, ma'am. तो बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है। तो चाय छानने के लिए आप जो छन्नी यूज करते हैं वो क्या करता है, चाय को नीचे आने देता है कप में और जो उसमें चाय पत्ती डाली जाती है या और अदरक या और भी चीजें जो डाली जाती हैं उसे क्या करता है, चाय से अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन स्टराइजेशन में सेम थिंग किया जाता है। ये क्या करता है, सैंपल में अगर कोई भी आपके लिविंग या नॉन लिविंग पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं उसे बाय यूजिंग फिल्टर मीडियम सेपरेट किया जाता है जो आपका टेस्ट सैंपल है, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिल्टर मीडियम या फिर जो फिल्टर्स हैं, ये जितने भी फिल्टर्स हैं इन्हें यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ बेटा? Ma'am, according to the साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप लोगों ने अगर बायो में पढ़े होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज होते हैं ना, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में साइज होते हैं उनके, yes, ma'am. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी साइज, उनके साइज के बेसिस पे कि आपका जो भी टेस्ट सैंपल है उसमें जो भी सपोज कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें जो भी उनका साइज होगा अकॉर्डिंग टू दी साइज जो फिल्टर्स हैं उन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग और फिल्ट्रेशन। membrane have a high and uniform porosity permitting a rapid rate of filtration. Membranes are disposable, hence there is no cross contamination between the filtered product, means जो भी membranes हैं, ठीक है, in case of membrane filter ये disadvantage advantage हैं। जितने भी membranes हैं मेनली membrane filter ये क्या करते हैं, यूज करने के बाद आप इजिली डिस्पोज कर सकते हैं, तो क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस मिनिमम होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज वेरी लेस। and disadvantage, pre-filter is used before the membrane filter to avoid clogging and breaking, ठीक है। membrane filtration perform करने से पहले जो भी आपका टेस्ट सैंपल है उसको पहले प्री फिल्टर किया जाता है। दिस इज अ डिसएडवांटेज इन केस ऑफ membrane filter, ठीक है। दे हैव लेस केमिकल रेजिस्टेंट टू द सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, कीटोन एंड ईस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। एक चीज याद रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टरलाइजेशन चैप्टर में, ठीक है। सुनाई दे गया सबको?
ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था ऑटोक्लेव इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजेशन में एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने स्लाइड्स बनाई है उसमें मैंने कट शॉर्ट करके एप्लीकेशंस को यहाँ पे डाला है, लेकिन आप लोगों के बुक में फुली मेंशन किया है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एक बार अपनी बुक में एप्लीकेशंस देख लीजिएगा और इसी में ऐड कर लीजिएगा। ओके, so application of sterilization process, the first is the by using moist heat sterilization। क्या हम कर सकते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग, शीट, सर्जिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, कंटेनर क्लोजर, एक्वस इंजेक्शंस आर स्टेलाइज। ठीक है, तो जो आपका मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन होता है, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव बायोसाइडल एजेंट। बायोसाइडल एजेंट मींस ऐसा स्टेलाइजेशन प्रोसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन कैन ओनली बी यूज फॉर थर्मोस्टेबल, मॉइस्चर सेंसिटिव और मॉइस्चर इम्परमेबल pharmaceutical and medical preparations। They are dry powder drug, suspension of drug in non-aqueous solvent, oil, fat, wax, soft, hard, paraffin, silicone, oily injections। So these are the products that are sterilized by using a dry heat sterilization method। ठीक है, by using gaseous sterilization process, thermolabile substances like hormone, protein and various heat sensitive drugs are sterilized। ठीक है, UV light having a lethal action, so they are used as a disinfectant of the utensils and sanitation purpose। ठीक है, गामा रेज, जो गामा रेज होता है इसके लिए जो सोर्स यूज करते हैं दैट इज कोबाल्ट 60। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 आपका एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो हम यूज करते हैं गामा रेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, so by using cobalt 60, antibiotic, hormone, sutures, plastic and catheters are sterilized। ठीक, next application है filtration sterilization are used in the treatment of heat sensitive injections, ophthalmic solution, biological products, air and other gases for supply to the aseptic areas। ठीक है, filtration sterilization also used in industries as a part of centrifuge, autoclave and freeze dryers। ठीक है, membrane filters are used for sterility testing। जितनी भी स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती है उनमें कैलकुलेट करने के लिए कि जो भी सैंपल्स हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं, इसलिए जो टेस्ट होते हैं उनमें हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स को यूज करते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। बेटा क्लियर हुआ? अभी तक जितना पढ़ाया है बेटा क्लियर हो गया है? रेस्ट पार्ट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, मैम स्टेप